हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे कि न्यायपालिका में यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, लोअर जुडिशरी नहीं, जिला अदालतें नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में 350 के आसपास परिवारों का कब्जा है। आपने ये सुना होगा, अक्सर आप सुनते हैं कि लगभग 350 परिवार से जज लोग आते हैं। लगभग, आपने कोई गणना खुद नहीं की है, हमने खुद नहीं की है, लेकिन जब देखते हैं कि फला जज हैं, इनके पिताजी भी जज थे, इनके दादाजी भी जज थे, तो ऐसा लगता है कि हो रहा है। लेकिन कभी आपने किसी नेता को, जो बड़ा नेता है, जो पार्टी का हेड है, जो सुप्रीमो है, जो हाई कमान है, जो पार्टी का अध्यक्ष है, जो पार्टी का सर्वे सर्वा है, कभी उसको ये बात कहते आपने सुनी कि न्यायपालिका में केवल कुछ परिवारों का कब्जा है? नरेंद्र मोदी को कहते आपने सुना होगा। जी हां, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक कानून बनवाया जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की व्यवस्था की गई। उसके ठीक पहले उन्होंने यह बात कही थी। लेकिन और किसी नेता को कभी आप ये कहते क्यों नहीं सुनते, और उसके बाद उनको भी कभी कहते क्यों नहीं सुनते? जरा गौर करिएगा, मैं कारण बताऊंगा कि कारण क्या है। अब इधर चलिए, यह संसद में इस समय 543 जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। लेकिन इन चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या खुद आजादी है? कौन सी आजादी? जैसे हम लोग जब वोट देने गए तो हमारे पास आजादी थी कि हम जिस किसी प्रत्याशी को चाहें उसको वोट दें। संसद में जो सांसद बैठते हैं, यहां भी जब वोटिंग होती है तो क्या इनको अधिकार है, इनको आजादी है कि ये चाहे तो पक्ष में या चाहे तो विपक्ष में वोट दें? क्या ऐसी आजादी इनको है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों को और अनुच्छेद 191 आर्टिकल 191 में विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों को अधिकार है कि वो चाहे तो पक्ष में वोट करें, चाहे तो विपक्ष में वोट करें, चाहे तो वोट न करें, यानी बहिर्गमन करें, वॉकआउट करें, वोट न करें। सारे तरह की उनकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 105 और 191 में। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बिल कहीं आता है तो आप कहते हैं फला पार्टी समर्थन कर रही है, फला पार्टी विरोध कर रही है? यहीं से वो गुत्थी सुलझेगी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति खुद जज ही करते हैं, वैसे ही जनता के चुने हुए सांसदों को दल बदल कानून के माध्यम से पार्टियों के मुखिया नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 105 में जो सभी सांसदों को अपनी इच्छा अनुसार वोट देने का हक है, वो अनुच्छेद 105 में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। लेकिन जो दल बदल कानून जोड़ दिया गया 52nd अमेंडमेंट 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के जरिए, और बाद में इसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004 के जरिए जो संशोधन कर दिया गया, 91वां संविधान संशोधन 2004, और ये दोनों ही संशोधन ध्वनिमत से हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पहला राजीव गांधी की सरकार में हुआ तो केवल कांग्रेस ने किया और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ तो केवल भाजपा ने किया। राजीव गांधी की सरकार को तो पूर्ण बहुमत था, वो कर भी सकती थी, 2/3 से अधिक बहुमत था। अटल जी की सरकार तो बहुमत में ही नहीं थी, भाजपा उसमें बहुमत में ही नहीं थी। लेकिन दोनों ही कानून ध्वनिमत से पारित हुए। तो दल बदल कानून के जरिए आपके चुने हुए सांसदों को पार्टी हाई कमान कंट्रोल करते हैं। जी हां, कंट्रोल करते हैं। पहले तो हाई कमान जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, यह तो उनकी आजादी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत कहीं से कोई रोक नहीं लगा सकती। लेकिन संसद में भी, विधानमंडल में भी पार्टियों के टिकट पर, चुनाव चिन्ह पर चुने हुए सांसद और विधायक हाई कमान की ही बात मानेंगे। इसके लिए ही दल बदल कानून बनाया गया।
तो दल बदल कानून के जरिए उन सांसदों को, उन विधायकों को जिन्हें जनता चुनती है, उन्हें पार्टी हाईकमान नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भाजपा के कई ऐसे सांसद थे जो सड़कों पर, मंचों पर मोदी जी की मुखर आलोचना करते थे, जैसे यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, वरुण गांधी थे ना। जरा पता लगाइए कि सड़कों पर जो मोदी की खुली खुली आलोचना करते थे, खरी खरी आलोचना करते थे, जब कभी भाजपा कोई विधेयक लाई है, बिल लाई है संसद में, तो इन सांसदों ने वोट किसको किया है? आपकी आंख की पट्टी खुल जाएगी कि इन सांसदों ने वोट वही किया जो इनकी पार्टी का व्हिप था। और पार्टी का व्हिप किसके पास है? पार्टी के हाईकमान के पास। तो दोस्तों, इसका असर क्या हुआ कि जब आपको यह बताया जाता है कि 350 परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर कब्जा कर लिया है, वहीं से जज बनते हैं, तो आपको यह नहीं बताया जाता कि लगभग 35 परिवारों ने संसद पर कब्जा कर लिया है। और अब तो परिवार छोड़िए, अब तो व्यक्ति कब्जा कर रहे हैं। अकेला एक व्यक्ति, कोई भी पार्टी जो नई नई भी बन रही है, केवल एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एक सिंगल एक। चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी हो, किसी की भी पार्टी आप देखिए, अकेला इकलौता एक आदमी दिखाई देता है, उसी के नाम पर पार्टी बनती है। समाजवादी पार्टी बनी थी मुलायम सिंह यादव जी, आरजेडी बनी लालू प्रसाद यादव जी, जेडीयू में पहले लगा बहुत सारे लोग हैं, बाद में एक आदमी नीतीश कुमार जी, कांग्रेस में तो बहुत पहले से हुआ है। तो मैंने जितने लोगों का नाम गिनाया, व्हिप इन्हीं लोगों के पास है। और भी जो पार्टियां छूट रही हैं आप देख लीजिएगा, चाहे शिवसेना हो, चाहे एआईडीएमके हो, डीएमके हो, बीएसपी हो, जितनी भी पार्टियां भारत की हैं, अकाली दल हो और आम आदमी पार्टी भी, करते करते सबको निकाल दिए, केवल केजरीवाल बचे। वो हेड दिखाई देते हैं, शेष उनके नीचे दिखाई देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया पार्टियों का, क्या यह संविधान से मेल खाता है? फिर संविधान के रहते, संविधान के अनुच्छेद 105 में बोलने की आजादी जो सांसदों को मिली है उसके रहते, एमएलए एमएलसी को बोलने की आजादी है उसके रहते, ये हाई कमान, सुप्रीमो, ये सिस्टम कहां से आ गया? ये दल बदल कानून से आया। अब दल बदल कानून का मायने क्या है? दोस्तों, मूल संविधान में कोई व्हिप का सिस्टम नहीं था, दल बदल कानून ही नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो किसी नेता की नहीं हो पाई। आज अगर व्हिप सिस्टम हटा दिया जाए, ये सारी पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी। व्हिप के नाते लोग इनकी बात मानते हैं। तो व्हिप जब नहीं था, तब सभी सांसद विधायक को अपना खुद का विचार रखने का हक था, अपने खुद के विचार के अनुसार किसी प्रस्ताव का समर्थन करने, उसका विरोध करने का पूरा हक होता था। ऐसे बहुत से विधेयक आए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कि तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उनका विरोध किया है, विपक्ष में मतदान किया है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुआ, लेकिन राजीव गांधी की सरकार आती है, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 85वें संविधान संशोधन के जरिए दल बदल कानून बनाया जाता है, जिसके अनुसार किसी पार्टी के जितने चुने हुए सांसद हैं या विधानमंडलों में विधायक हैं, इनमें से 1/3 से अधिक अगर हाई कमांड्स के खिलाफ गए, 1/3 से अधिक, तब तो उनको अलग मान्यता मिल जाएगी, चाहे वो दूसरी पार्टी में विलय कर लें या अपना नया धड़ा बना लें। लेकिन अगर अलगाव करते समय 1/3 से कम कर रहे हैं, तो जितने भी विरोध में बात किए हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये दल बदल का मूल कानून था, 1/3। अब इसको एक दृष्टांत से समझते हैं और फिर हम ये बताएंगे कि 2004 में जब 91वां संविधान संशोधन हो गया, तब क्या फर्क पड़ गया। तो अभी 1985 से 2004 के बीच में क्या हुआ, इसको जरा जानते हैं। 87 विधायक, 87 विधायक थे बसपा के उत्तर प्रदेश में, जिसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 29। तो 29 एमएलए अगर अलग हो गए तो
उनको अलग दल की मान्यता मिल जाएगी और वो बीएसपी सुप्रीमो से अलग हट करके, मूल बीएसपी पार्टी से अलग हट करके किसी का समर्थन कर सकते हैं, कोई नई पार्टी बना सकते हैं या किसी पार्टी में वो विलय कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 97 में ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2004 में जो कानून बदला, दल बदल का नया कानून, आज के समय पर अगर किसी पार्टी की 87 विधायक हैं तो 29 अगर अलग होंगे तो उनकी सदस्यता छीन जाएगी। अब कितना अलग होंगे तो माना जाएगा? अब 2/3 अगर अलग होंगे, 2/3 सुप्रीमो से 2/3 लोग अगर अलग होंगे तब पार्टी के उस विभाजन को वैधानिक माना जाएगा। 2/3। इसके लिए भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे कांग्रेस पार्टी में 99 सांसद हैं, 99, तो 99 में 66 सांसद अगर विरोध पर उतरे, 66 सांसद, तब वे राहुल गांधी के खिलाफ कोई बात उठाएंगे संसद के अंदर भीतर तो उन्हें वैधानिक माना जाएगा, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी पार्टी सुप्रीमो, पार्टी हाईकमान के खिलाफ सांसद अगर आवाज उठाएंगे तो 2/3 होंगे तब, और जनता के लिए कोई कानून बनाना है तो बहुमत से कानून पारित हो जाता है। अब आप जानते हैं कि संसद में आम जनता पर लागू होने वाला कोई कानून कैसे पारित होता है? बहुमत से। यानी अगर सदन में 99 सांसद हैं, कोई बिल आया, 50 सांसदों ने अगर पक्ष में वोट दे दिया तो जनता पर वो कानून लागू हो जाएगा, ना? लेकिन दोस्तों, अगर 99 सांसद किसी पार्टी में हैं और 55 सांसदों ने उस पार्टी के हाई कमान का विरोध किया, 55, तो उन 55 की सदस्यता चली जाएगी, लेकिन हाई कमान बचे रहेंगे, पार्टी उनके पास रहेगी। अगर 60 लोगों ने विरोध किया तो 60 यानी 99 में से 60 लोग सांसद नहीं रह जाएंगे, लेकिन हाई कमान रहेंगे। 65 लोग भी अगर खिलाफ में चले जाएं तो भी हाई कमान बचे रहेंगे, उन्हीं लोगों को संसद से बाहर किया जाएगा। उन लोगों को अलग मान्यता कब मिलेगी? 99 में से जब उनकी संख्या 66 हो, यानी 2/3 हो। अब आप कह रहे हैं कि अगर वो 2/3 हो गए तो क्या ये समाप्त हो जाएंगे? नहीं, अगर सुप्रीमो अकेला बचेगा ना तो भी वो सुरक्षित है। यानी 99 सांसदों वाली अगर कोई पार्टी व्हिप जारी करती है और उसके 80 सांसद उसके व्हिप के खिलाफ में वोट दे देते हैं तो 80 तो बच जाएंगे, लेकिन 19 सांसदों के साथ बचे रहने पर वो भी बचा रहेगा। ये कानून है, ये मूल संविधान में नहीं था। यहीं से सुप्रीमो कल्चर पैदा हुआ है। तो जब आप यह सोचते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, खोजते हैं कि 350 परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है, तो उसी समय आपको यह भी पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, खोजना चाहिए, खोदना चाहिए कि 35 परिवार के आसपास संसद पर भी तो कब्जा किए हुए हैं। और जब ये दोनों ही परिवार वाले कब्जा किए हैं तो एक दूसरे के खिलाफ काम क्यों करेंगे? ये चाहे तो केशवानंद भारती के निर्णय का हवाला देकर दल बदल कानून को, जो सुप्रीमो कल्चर पैदा कराता है, जो लोकतंत्र में पार्टी के मुखिया को राजा बनाता है, उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दें और तब धड़ाम से सारे मुखिया लोग गिरेंगे और हर कोई व्यक्ति इनके सामने जाकर सीधे बात कर पाएगा, जैसे आजादी के बाद का लोकतंत्र था, जहां कोई इकलौता अकेला भी कोई योग्य व्यक्ति था तो उसको महत्व मिलता था। बाबा साहब इसके उदाहरण हैं कि उनकी पार्टी का कोई सांसद नहीं था, वो इकलौते थे, लेकिन उनकी योग्यता को महत्व दिया जा सकता था। अगर उस जमाने में व्हिप होता तो वही वो बोलते जो उनकी पार्टी का थी, फिर उनकी बात कहां से लोग सुन पाते? फिर जो आप सुनते हैं कि फला जी में मतभेद हो गया था, ये मतभेद आपको सुनाई देता? तो उस कानून को, दल बदल कानून को, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ माना जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बचा के रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को यह चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने चुनौती दी थी, मोदी सरकार ने दी थी। 2014 में सत्ता संभालते ही सबसे पहला जो काम किया था, कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया। संविधान में 99वां संशोधन किया गया, 99th अमेंडमेंट।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे में उस संशोधन को असंवैधानिक कर दिया। अब सवाल यह है कि तो क्या मोदी जी कॉलेजियम हटाना चाहते थे? जी हां। क्या उनको सभी पार्टियों का समर्थन मिला? जी हां मिला, तभी तो संविधान में संशोधन हुआ, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए। कांग्रेस ने तो समर्थन किया ही होगा। तो फिर वो संशोधन क्यों चाहते थे? कॉलेजियम क्यों हटाना चाहते थे? वह किस लिए हटाना चाहते थे? यह उनके बाद के क्रियाकलाप से दिख जाएगा। वो चाहते थे कि सरकार की पसंद के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बने, न कि वो ये चाहते थे कि जजों के भाई भतीजे न बने। नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट पर सरकार कब्जा करना चाहती थी, इसलिए कॉलेजियम हटा रही थी। और यही कारण है कि कॉलेजियम हटाने के उस कानून का भले राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, लेकिन विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने उस संशोधन को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया तो तालियां बजाई, कहा अच्छा किया आपने। क्यों? क्योंकि जो नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया गया है उसमें सरकार को बहुमत मिला है। सरकार जिसको चाहेगी वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो जैसे आरबीआई के गवर्नर हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते तो जरा देखिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात भी किए तो उनका मकसद इसमें पारदर्शिता लाने का नहीं था, बल्कि इसको भी अपने कब्जे में करने का था। तो इस कॉलेजियम के खिलाफ आप जब बात करते हैं तो आपकी बात, अधिकतर लोग जो कॉलेजियम का विरोध करते हैं वे कॉलेजियम को जात के आधार पर गलत ठहरा देते हैं, जबकि आपको दो बातें और सोचनी होगी। एक तो कि कॉलेजियम को हटाएंगे तो दूसरा विकल्प क्या बनाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू हो, एग्जाम हो। ऐसे लोग वास्तव में भारत के बड़े सभ्य नागरिक हैं, लेकिन वो समझदार नहीं है, क्योंकि समझदारी सापेक्षता से देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का स्तर समझने लायक वे लोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज की भर्ती के लिए इंटरव्यू कौन लेगा? आप बताइए। सारे पदाधिकारी इसके नीचे हैं, तो कौन होगा जो इसके ऊपर रखा जाएगा? और जो उसके ऊपर होगा उसकी नियुक्ति फिर कौन करेगा? तो इस नाते कहीं ना कहीं जाकर के रोकना पड़ता है। तो इंटरव्यू, एग्जाम, ये सब नहीं काम आएगा, क्योंकि टॉप लेवल है। जैसे परिवार में कोई बच्चा सिगरेट पिए, दारू पिए तो कौन रोकेगा? उसका पिता। लेकिन पिताजी ही पिए तो, अब बच्चे छोटे हैं तो कौन रोकेगा फिर? तो कहीं ना कहीं तो टॉप लेवल लाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही यहां पर है, सारे सांसद जो हैं वो पार्टियों के हुक्म बजाने वाले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी के व्हिप को फॉलो करना है, और टिकट भी मुखिया ही देगा, उसको तो रोक नहीं सकते। तो जो दो बातें सोचनी है वो एक तो ये सोचना है कि अगर कॉलेजियम हटाएंगे तो उसके बदले में क्या लाएंगे। जो लोग कहते हैं राष्ट्रीय जुडिशियल कमीशन बन जाए, तो वो कमीशन केवल डिस्ट्रिक्ट जज की भर्ती तक के लिए है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती के लिए कोई ऐसा कमीशन बना के काम नहीं किया जा सकता है। फिर भी विकल्प खोजा जाए। दूसरा, आपको यह भी सोचना है कि ये जो पार्लियामेंट में कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है, हम उसके खिलाफ क्यों नहीं कभी सोचते बोलते हैं। जो लोग भाई भतीजा, पिता पुत्रवाद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा देते हैं, क्या वे ही लोग पिता पुत्र के आधार पर संसद में सांसदों का चुना जाना, उनको टिकट मिलना, इस पर कभी आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। तो ये जजों और नेताओं को, दोनों को फायदा मिल जाता है। ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, और दोनों अपने अपने यहां राजा बने हुए हैं। इस देश की आबादी 1.5 अरब है। अगर आपको 2000 लोगों पर राजा बनने का मौका दिया जाए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ग्राम प्रधान क्या है? बमुश्किल 1000 लोगों का राजा होता है। राजा तो नहीं, लेकिन मैं राजा कह रहा हूं। तो अगर 2-2, 4-4 लाख पर भी रूल करने का मौका मिल जाएगा तो भी लोग आपस में समझौता कर लेंगे, और वही समझौता हुआ है। इसी समझौते के कारण ये कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। इसी समझौते के कारण ये दल बदल कानून चल रहा है। यहां पार्टियों के हाईकमान, सुप्रीमो, मुखिया पैदा हो गए हैं, और यहां कॉलेजियम सिस्टम से चाचा के बाद भतीजा जज बनते हैं। तो जरा इन दोनों खामियों को सोचिएगा, देखिएगा
कि आखिर करुणानिधि जी के जाने के बाद उनके बेटे स्टालिन आ गए संभालने, मुलायम सिंह जी के जाने के बाद अखिलेश जी आ गए, लालू प्रसाद जी अस्वस्थ हुए तो तेजस्वी जी आ गए, मायावती जी कांसी राम जी के वहां से आई थी लेकिन वो भी आकाश आनंद को आगे कर दी। कांग्रेस में तो इंदिरा गांधी के जाने के बाद से उनका परिवार है ही। अकाली दल में भी यही देखेंगे, जो धर्म के नाम पर पार्टी बनी थी, तो शिवसेना में भी यही देखेंगे, शरद पवार की पार्टी में भी यही देखेंगे। दो पार्टियां केवल इससे बाहर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा। तो इन पार्टियों में से कम्युनिस्ट को तो जनता ने ही नकार दिया, यानी जनता परिवारवाद और व्यक्तिवाद को पसंद कर रही है। और भाजपा जो मजबूत है तो वहां व्यक्तिवाद चलाया गया, सबको किनारे हटाकर मोदी 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 किया गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जनता ही व्यक्तिवाद परिवारवाद की समर्थक है। तो जब जनता ही व्यक्तिवाद और परिवारवाद की समर्थक है और उसी से नेता पैदा हो रहे हैं, तो वही नेता जो परिवारवाद से पैदा हुए वो जजों के परिवारवाद पर सवाल कैसे कर पाएंगे? और अगर करेंगे तो कितना मन से करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो के आरंभ में बोला था कि आप अखबारों में सुनते होंगे, आर्टिकल में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पर पढ़ते होंगे कि 350 के आसपास परिवारों का हायर जुडिशरी पर कब्जा है, लेकिन कभी किसी बड़े नेता के मुंह से नहीं सुनेंगे आप। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नेता खुद परिवारवाद की उपज है और नहीं तो व्यक्तिवाद की उपज है। लोकतंत्र को गहरे से समझाने के लिए मैंने संविधान के दल बदल विषय प्रावधान और कोलेजियम के प्रावधान की तुलनात्मक समीक्षा की। उम्मीद करता हूं कि संविधान के इन प्रावधानों को थोड़ा सा सुन करके, जान करके आपको सोचने का एक नया आधार मिलेगा, एक नया आयाम मिलेगा। और जब हर लोग सोचेंगे तो जाहिर सी बात है, एक रोशनी फैलेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। दोस्तों, संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को अगर मंगाना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए। इसमें दल बदल के बारे में प्रावधान किताब के अंदर पृष्ठ संख्या 111 112 पर बहुत विधिवत लिखा हुआ है। तो कोलेजियम के बारे में इस किताब के पृष्ठ संख्या 115 116 और 117 तक में विधिवत चर्चा की गई है, जो संविधान के बेरक में नहीं मिलेगी। तो आपको दल बदल कानून समझना है, दल बदल कानून के दुष्प्रभाव समझने हैं, कोलेजियम व्यवस्था कैसे पैदा हुई, किन कारणों से बनाई गई, क्या संसद ने बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने, यह सब अगर समझना है तो मेरी इस पुस्तक को आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। शेष वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। संविधान के सापेक्ष देश की समस्याओं के समाधान पर चर्चा मेरे इस चैनल पर होती रहती है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय संविधान।